हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्थासिद्धि क्लासेस। अब तक हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कवर किया था यूटिलिटी एनालिसिस और ये अब हमारा न्यू टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। As we have studied already that utility is the basis of demand. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि utility is the basis of demand. ठीक है, utility में generate a desire or a need to have a particular commodity. यानी कि utility जो है वो डिज़ायर को जनरेट कर सकती है। मतलब कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए तो उस इच्छा को यूटिलिटी जनरेट कर सकती है, लेकिन यूटिलिटी अपने आप में डिमांड को जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिमांड जनरेट होती है या फिर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। और डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि डिमांड एनालिसिस किस चीज़ से कंसर्न है? कंज्यूमर बिहेवियर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ डिमांड। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखें तो डिमांड क्या होती है? डिज़ायर होती है, यानी कि किसी चीज़ की इच्छा, वो चीज़ हमारे पास हो। ठीक है, डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। यानी कि ऐसा डिज़ायर जिसके साथ में विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे होना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ की आपकी इच्छा है उसे आप पे कर सकते हो, पे करने की आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और पे करने की आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। For example, if a person has a desire to purchase a TV but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. मतलब अगर किसी इंसान को टीवी खरीदना है या फिर कोई भी सामान खरीदना है, उसे खरीदने की उसकी इच्छा तो है, लेकिन उसके पास एडिकेट परचेजिंग पावर नहीं है। सो ये जो उसकी जो इच्छा है वो सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी, वो कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। दस डिमांड इज अ इफेक्टिव डिज़ायर बट ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। यानी जो डिमांड है वो इफेक्टिव डिज़ायर ज़रूर है, लेकिन सारे डिज़ायर्स को हम लोग डिमांड कंसिडर नहीं कर सकते जब तक हम उसे पे करके अचीव ना कर सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड क्या है? डिज़ायर भी होनी चाहिए प्लस विलिंगनेस टू परचेज, यानी खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, प्लस उस खरीदने की इच्छा के साथ एबिलिटी टू पे, यानी पे करने की पावर भी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डिमांड. Definition of demand. According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. मतलब demand for anything यानी कि किसी भी चीज़ की डिमांड at a given price is the amount of it, यानी कि कितना हम खरीदने के लिए रेडी है, फिर कितना उस चीज़ को हम लेने के लिए तैयार है, विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है? प्राइस, टाइम और उस चीज़ का अमाउंट, यानी कि जिस चीज़ का डिमांड है वो हम कितना लेने के लिए एट दैट पॉइंट तैयार है, और वो भी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फीचर्स ऑफ डिमांड इसे क्या पता चलती है? डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड होती क्या है, एक बार फिर से देखते हैं हम। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड कैसी होती है कि हम एक बार में, एक समय में उस चीज़ को कितना खरीद सकते हैं, फिर कितना ले सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ की डिमांड होती है। जैसे कि मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए और एक पर्टिकुलर वेजिटेबल हम चूज़ करते हैं, तो एक टाइम पे हम उसके लिए कितना पे कर रहे हैं और एक टाइम पे हम कितना वेजिटेबल ले रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या होती है? डिमांड होती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। यहाँ पे कमोडिटी क्या है? वेजिटेबल। और इम्पॉर्टेंट क्या है? एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द गिवन प्राइस। हम एक समय पे कितना उस सामान को ले रहे हैं, उससे हमारी क्या पता चलती है? उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड पता चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के जो रिलेशनशिप है वो पता चलता है।
ओके, डिमांड शेड्यूल और क्या, डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब हम आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. Individual demand schedule is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन प्राइस एंड एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था वेजिटेबल का, तो उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक अकेले इंसान को कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है. आगे देखते हैं. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a period of time. यानी कि एक अकेला इंसान उस कमोडिटी को डिफरेंट क्वांटिटीज़ में लेता है एट वेरियस प्राइजेस, अलग अलग प्राइस पे ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि आगे एक शेड्यूल लिया हुआ है हमने. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10, 8, 6, 4 and 2 और क्वांटिटी डिमांडेड इज 1, 2, 3, 4, 5. अब देखो इसमें हमें रिलेशन कैसे पता चल रहा है. जब प्राइस 10 था तो इंसान सिर्फ एक कमोडिटी खरीद रहा था. प्राइस कम हुआ यानी 8 हुआ तो इंसान ने कितना, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी, तो यानी कि उसने 2 किलो सामान खरीदा. फिर जब प्राइस और कम हुआ यानी कि 6 रुपीज़ हो गया तो उसने 3 kgs खरीदा. जब प्राइस और कम यानी कि 4 रुपीज़ हुआ तो उसने 4 kgs खरीदा. और जब प्राइस 2 रुपीज़ हुआ तो उसने 5 kgs खरीदा. तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये टेबल क्या दिखा रहा है, इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस. यानी कि अलग अलग प्राइस पे उस कंज्यूमर ने कितनी कमोडिटी को खरीदा या फिर हाँ. It can be observed that less quantity of commodities demanded at rising price and more quantity of commodities demanded at falling price. It indicates an inverse relationship between price and quantity demanded. In simple terms, जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी. और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. डिमांड और प्राइस का रिलेशन, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन हमेशा कैसा रहता है, इनवर्स रहता है. यानी अपने डेली लाइफ से आप रिलेट करते चलो. इकोनॉमिक्स को आप बहुत इजीली समझ सकते हो अगर आप उसे अपने डेली लाइफ से रिलेट करो. इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ के अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये बहुत हार्ड लगेगा. लेकिन जब आप इसे अपने डेली लाइफ से रिलेट करोगे, इंटर रिलेट करके चलते रहोगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी. देखो, अगर आप मार्केट में गए और आपके पास सिर्फ 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ में आपको और 1 kg पोटैटो का प्राइस मान लो कि 10 रुपीज़ ही है. सो उस टाइम पे आप कितना खरीद सकते हो, सिर्फ 1 kg खरीद सकते हो. वही अगर प्राइस कम होता तो आप उससे ज़्यादा परचेज कर सकते थे. यानी कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, आगे देखते हैं. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अभी हमने देखा था 10 पे क्वांटिटी डिमांडेड थी 1, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हमें यहाँ पे दिया हुआ है और प्राइस हमें यहाँ पे दिया हुआ है. सो एट ₹10 क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्वांटिटी डिमांडेड था 1 kg. एट ₹8 क्वांटिटी डिमांडेड था 2 kg. एट ₹6 क्वांटिटी डिमांडेड है 3. एट 4 क्वांटिटी डिमांडेड है 4 kgs एंड एट ₹2 क्वांटिटी डिमांडेड है 5 kgs. ठीक है, सो अब हम यहाँ से हमारा कर्व कैसा बन के आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन के आया. यानी ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व है. ठीक है, सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ में आया आप सबको. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हमने ये किया है, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे है प्राइस, और इंडिविजुअल कर्व हमारा निकल गया. इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. यानी कि इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, market demand is the total demand for the commodity for all the consumers at a given price during a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड में क्या था, एक इंसान की डिमांड, यानी कि एक इंसान ने जितना क्वांटिटी डिमांड किया है वो हमने नोट किया था. और मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, हर एक इंसान, यानी कि जैसे उस एक इंसान के साथ और भी लोग होंगे, सो और बाकी लोग जैसे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, सो इन तीनों की जो अलग अलग डिमांड है उन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है,
मार्केट डिमांड निकल के आती है। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या था, एक इंसान की डिमांड थी, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। ठीक है, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, at of commodities which all consumers are prepared to buy at various prices, यहाँ पे प्राइस भी दिए हुए अलग अलग, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि एट डिफरेंट प्राइजेस द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, उसमें क्या था, सिंगल कंज्यूमर था, और इसमें क्या है, डिफरेंट कंज्यूमर्स है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास मार्केट डिमांड निकल के आएगी, यानी कि 5 + 10 + 15 इज 30। सो एट प्राइस ₹10 डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की, 30, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइजेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल समेशन करना, यानी 5 + 10 + 15, 10 + 15 + 20, इस तरीके से। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें भी हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 30 था, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, 75 हुआ और 90 हुआ, यानी कि डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द डिक्रीजिंग प्राइस। So, it can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising price and more quantity of commodity is demanded at फॉलिंग प्राइस, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो डिमांड है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, या फिर ज़्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांडेड है और कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देख सकते हैं हम यहाँ पे, जब प्राइस 10 था तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, 30। जब प्राइस 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि डिक्रीज इन प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज इन मार्केट डिमांड और एनी काइंड ऑफ डिमांड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है मार्केट डिमांड कर्व, ओके। Graphically, the market demand curve is horizontal summation of individual demand curves. It is based on the market demand schedule. ठीक है, यहाँ पे हमारा शेड्यूल था मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसमें था जब प्राइस 10 थी तो उस टाइम पे डिमांड क्या थी, 30। सो यहाँ पे क्या दिया है हमें, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, यहाँ पे प्राइस दिया है, यानी कि जब प्राइस 10 है सो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 30 है। फिर उसके बाद जब प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 45, ठीक है। इसी तरीके से पूरा कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो ये पॉइंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व, जो कि DD से डिनोट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमें, आगे है रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अभी हमने देखा कि दोनों केसेस में डिमांड कर्व कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। सो उसके पीछे रीजंस क्या है, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता है उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। सो सबसे पहला बेसिस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स, इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है, जब प्राइस कम होती है तो वो ज़्यादा खरीदता है, और वाइस वर्सा, जब प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर कम खरीदने जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। आगे है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या है, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect. यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में जब प्राइस कम होता है तो परचेजिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि कंज्यूमर उस कम प्राइस पे उसे ज़्यादा खरीदने निकल जाता है, यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। आगे है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। In case of substitute goods, when the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of the commodity whose price has increased. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए substitute good क्या होता है। substitute good एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोक
और कोक का सब्स्टिट्यूट आप कुछ और ले सकते हैं जैसे कि मिरिंडा, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है। यानी कि अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो तो जो कंज्यूमर है वो किसकी तरफ चला जाता है, मिरिंडा, यानी कि अगर वो रैशनल कंज्यूमर है तो, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उस जो लोग हैं वो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ झुक जाता है, यानी कि उसके सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ चले जाते हैं और उस वजह से इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि वही बात हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड कम हो गई, ठीक है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद है मल्टीपर्पज यूजेस। When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price and fall with a rise in its price. यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड का यूज़ मतलब वो अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो जब उसका प्राइस कम होता है तो लोग उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मिल्क, दूध का प्राइस बिल्कुल ही कम हो जाए तो और पनीर, उसके अब दूध से हम पनीर बना सकते हैं, फिर दूध से हम मिठाइयाँ भी बना सकते हैं अलग अलग। और दूध के मल्टीपर्पज़ यूजेस क्या है, एक तो दूध पीने के लिए, या फिर दूध से हम अलग अलग मिठाइयाँ बना सकते हैं, या फिर हम उसी दूध से पनीर बना सकते हैं, और भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो जब मिल्क यानी कि दूध का प्राइस कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूध सादा खरीदेंगे। उससे क्या होगा, हम उसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्राइस कम हुई और मल्टीपर्पज़ यूज़ होने की वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। आगे है न्यू कंज्यूमर्स। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड दी कमोडिटी, यानी कि एक नया कंज्यूमर क्लास आ जाता है जो कि अब उस कमोडिटी को खरीद सकता है। पहले उसके इनकम के या फिर पहले उसके बजट में वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो वो चीज़ उसके बजट के अंदर आ जाती है, यानी कि एक न्यू कंज्यूमर क्लास जो होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। यानी कि रीजन जस्टिफाइंग डाउनलोड स्लोपिंग डिमांड कर्व, आपको समझ में आएगा ये सारे रीजन है जिनकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहली है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, यानी कि हम जो भी सामान लेने जाते हैं, फिर जो भी हमारा डिमांड होता है और उससे जब हमारा सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली होता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है, ठीक है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जैसे कि डिमांड फॉर क्लोथ हो गए, डिमांड फॉर शुगर हो गया। सो जो डायरेक्टली कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, उस चीज़ की क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है। उसके बाद है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो डिमांड होती है वो कौन सी होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर फैक्ट्री, हमें किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, शुगर की, लेकिन शुगर फैक्ट्री में किस चीज़ की डिमांड है, वर्कर्स की। सो वो जो वर्कर की डिमांड, वर्कर से डिमांड है वो क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, यानी कि व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, इट इज़ नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। यानी कि जब एक चीज़ की नीड को फुलफिल करने के लिए जब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, यानी दोनों चीज़ों की एक साथ ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। जैसे कि कार और फ्यूल, कार बिना फ्यूल के कार किसी काम की नहीं है। सो कार और फ्यूल जब इन दोनों की मिलके डिमांड हो रही है तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है। उसके बाद है कॉम्पोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड, यानी कि जब एक ही चीज़ को हम अलग अलग यूज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन सी डिमांड होती है, कंपोजिट डिमांड। यानी कि अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पता चला, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दो चीज़ों की एक चीज़ के लिए डिमांड, और कंपोजिट डिमांड मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जब हम चला सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन्स, टीवी, इन सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी चीज़ एक, और बाकी सब के लिए भी इसी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड, यानी इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जैसे कि टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी, ठीक है। समझ में आया आपको टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। आगे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड,
ठीक है. द डिमांड फॉर गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. डिमांड किस चीज़ से पता चलती है? ये जो नीचे सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, इन सब फैक्टर से किसी भी गुड की डिमांड डिटरमाइन होती है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस. Price determines the demand for a commodity to a large extent. Consumer prefers to purchase a product in large quantities when price of product is less, and they purchase a product in small quantities when the price of product is high. यानी कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है. और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है. उसके बाद है इनकम. इनकम किस तरीके से इफेक्ट करती है? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेजिंग पावर. इनकम क्या चीज़ डिसाइड करती है? परचेजिंग पावर डिसाइड करती है. जब इनकम ज़्यादा होती है तो डिमांड कैसी होगी? When rise in income will lead to rise in demand. यानी कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? प्राइस और इनकम में कंफ्यूज नहीं होना. प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड का. यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो फिर आप जो सामान लोगे या फिर आपकी जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी. जब आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी? कम होगी. यानी कि कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. हमेशा इकोनॉमिक्स को रिलेट करते हुए चलो. ठीक है. उसके बाद है प्राइस ऑफ substitute goods. If a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good than कॉस्टली गुड. यानी कि जब आपके पास दो चीज़ें हैं और एक का प्राइस कम है, दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स है, जैसे कि कोक और आपने जो भी सब्सटीट्यूट लेना है उसके साथ ले सकते हो. जो भी कोल्ड ड्रिंक है, दो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है. सो अगर एक का प्राइस ज़्यादा है और दूसरे का प्राइस कम है तो लोग किस पे जाएंगे? दूसरे वाले पे जाएंगे या फिर पहले वाले पे नहीं जाएंगे. ठीक है. ये क्या है? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स भी क्या करते हैं? डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Change in the price of one commodity would also affect the demand for other commodity. यानी कि अगर एक commodity के प्राइस में चेंज होता है तो उसे दूसरी commodity का भी जो डिमांड है वो अफेक्ट करता है. अगर पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप क्या बाइक प्रेफर करोगे? आप मतलब गाड़ी चलाना प्रेफर करोगे अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो? यानी कि एक चीज़ के प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे जो सेकेंड वाले की डिमांड है वो भी इफेक्ट करती है. ठीक है. उसके बाद है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. यानी कि उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आप उसे अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते? तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? हमेशा वही रहेगी, भले प्राइस बढ़ जाए या फिर प्राइस कम हो जाए. अब इमेजिन करो बीपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए मेडिसिन यानी कि उनकी जो दवाई है वो ज़रूरी है. ठीक है. तो वो ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना कि प्राइस बढ़ गया तो चलो आज 2-4 दिन मेडिसिन नहीं खाते हैं. ऐसा नहीं चलता ना. सो उस टाइम पे डिमांड उनकी वही रहेगी, भले प्राइस बढ़ जाए या फिर प्राइस कम हो जाए. ठीक है. आगे है साइज ऑफ पॉपुलेशन. Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand of a commodity. ठीक है. समझ में आया होगा आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिटरमाइन करती है डिमांड को. अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, अगर कम लोग हैं तो कम चीज़ों की ज़रूरत है. आगे है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस. अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आगे जाके इसका प्राइस कम हो जाएगा तो वो अभी उसे नहीं परचेज करेगा या फिर अभी उसे कम परचेज करेगा. वही अगर उसे लगता है कि आगे जाके इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो वो अभी से उस सामान को खरीद के रख लेगा. सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका गोल्ड. हमें पता है गोल्ड का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है. ठीक है. आगे क्या है? एडवर्टाइजमेंट. Advertisement, sales promotion schemes, and effective salesmanship tends to change the preference of the consumer and lead to demand for many products. यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. जब आप कोई एडवर्टाइज देखते हो और आपको वो चीज़ पसंद आती है तो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए. सो क्या क्रिएट हुआ? डिमांड क्रिएट हुई. ठीक है. यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी क्या करती है? डिमांड्स क्रिएट करती है. जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, टूथब्रश वगैरह हो गए. ठीक है. आगे है टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन. Taste and habits of a consumer influence the demand for a commodity. If a consumer like to eat chocolate,
ईट चॉकलेट्स और कंज्यूम टी ही विल डिमांड मोर ऑफ देम। यानी कि इंसान की टेस्ट, उसकी आदतें और उसके फैशन के ऊपर भी डिमांड डिपेंडेंट होता है। किस तरीके से, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ खाना पसंद है तो ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड उसके लिए हाई होगी। उसी तरीके से हैबिट्स, अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो आप उसके मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड आपकी तरफ से ज़्यादा होगी, और फैशन भी इसी तरीके से डिमांड को डिटरमाइन करता है। आगे है लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्स ऑन अ गुड्स और सर्विस वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि अगर किसी गुड्स या फिर किसी सर्विस का जो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है वो ज़्यादा है, तो टैक्स किस चीज़ में ऐड हो जाएगा? आपके प्राइस में ऐड हो जाएगा, यानी कि उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। सो इसकी वजह से क्या होगा? प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। यानी कि जब टैक्स इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा और डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमने डिमांड की जो बेसिक चीज़ें थी वो देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने उसे इसी में ऐड कर दिया तो फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से आपको पहले यहाँ तक कवर करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करने के बाद हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें कि डिमांड इस टॉपिक पे 12th की बोर्ड में अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनके ऊपर भी स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।